नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी हो गई। नाराजगी के सूर की खबरें भी लगातार आ रही है। कई चीजें हैं जो विश्लेषित की जा सकती हैं। आज इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पे निषेध व्यक्त करने के लिए मोर्चाबंदी थी। कई नेता थे। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से सभी से फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी को घेरा जा सकता है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी में मीटिंग में कम से कम कांग्रेस ने तो ये माना कि उनका संगठन लचर है और 3 राज्य जहां उनको जीतने की उम्मीद थी, वहां बुरी तरह से हारे हैं। एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे थे। इसकी परिणति कुछ नहीं हुई। कुल मिलाकर जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं, वहां यदि बीजेपी ने कुछ गलती की तो ही कांग्रेस के नसीब में कुछ आ सकता है। बाकी सारी दामोदमार 2024 के इंडिया गठबंधन के युद्ध की अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे पे है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और वो लगातार इन लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात विश्लेषण जिस खबर का करेंगे, वो खबर थोड़ी ऑफ बीट है। लेकिन कभी कई बार राजनीति छोड़ के मानवीय पहलुओं को भी रेखांकित करना होता है। कुछ चीजें हैं कि जो खबर पढ़ने के बाद बेचैन सा दिल होता है और फिर लगता है कि मैं ये देश की वस्तुस्थिति आपके सामने रखूं। हम चंद्रयान की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री विदेशी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और तीसरी इकोनॉमी होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। देश में सब खुशहाल है और मेरी योजनाओं ने नए आयाम गाड़े हैं। सब अपने जगह पे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है देश का, वहां पूर्वांचल, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और इस बार यदि वो सत्ता में है तो पूर्वांचल ने बहुत ज्यादा उनको दिया है। इसी पूर्वांचल का कुशीनगर एक जिला है। वहां मिसरौली एक गांव है। एक कहानी वहां की है। मिसरौली पे एक महिला अनीता, 30 वर्ष की, दिसंबर 14 को उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या बहुत होती है देश में, लेकिन ये आत्महत्या विचार करने वाली है, या आपको मजबूर करेगी विचार करना चाहिए। देश की नीति निर्धारण करने वाली केंद्रीय सत्ता, उसे इंप्लीमेंट करने वाली राज्य की सत्ता, इन दोनों के बीच में कितना तालमेल, की हुई घोषणाओं की कितनी पूर्ति, ये तमाम चीजों की कहानी इसी अनीता की कहानी में है। 2013 में नारायणी नदी के बहाव से कई गांव बर्बाद हुए। नंदू टोला, फाल टोला, लोकल टोला, गोवर्धन टोला। और जब लोगों के घर ही नहीं, खेती भी चली गई, तब यह कहा गया था कि इनका पुनर्वासन किया जाएगा। गरीब लोग पुनर्वसन का इंतजार करते रहे। घोषणाएं हुई, पुनर्वास नहीं हुआ, पुनर्वसन नहीं हुआ। मरता क्या न करता, खुद लोगों ने अलग अलग जगह जाके अपनी जिंदगी नई शुरुआत करना शुरू कर दी। इसी मिसरौली में, इस बर्बाद क्षेत्र के लोग, 4 भाई और पिता के साथ वहां आए। पिता ने 4 कट्टा
जमीन जो सबसे सस्ते में मिल रही थी, मिसरौली में वो खरीदी। जहाँ बहुत सारे गड्ढे और ऑड वन था, मतलब ज़मीन बिल्कुल ऐसी-ऐसी थी, वहाँ उन्होंने झोपड़ा बनाया और घर के चारों बच्चे दिन की तरफ मज़दूरी करने के लिए आ गए। मज़दूरी करते, कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा है वहाँ काम करते, जो काम मिलता है वो करते, घर में कुछ पैसे भेजते और ज़िंदगी चल रही थी। वो इस बात को भूल गए थे कि वो ज़मीन के भी मालिक थे, उनके पास खेती भी थी, उनका एक घर भी था, सब स्वाहा हो गया था। नदी के प्रकोप ने सबको ले लिया था। ऐसे में एक योजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना। धर्मेंद्र को लगा, जो बड़ा लड़का था, इस योजना के तहत मैं मेरा घर बना सकता हूँ। उन्होंने अप्लाई किया, 1.5 साल धक्के खाए और 1,20,000 रुपए उसको घर बनाने के लिए मिले। लेकिन ज़मीन ऐसी थी खुद की जहाँ पे ये बनाना था घर, वहाँ उन्होंने अपने हिस्से के ज़मीन पे घर बनाना शुरू कर दिया। नींव बनाते-बनाते ही 65,000 रुपए लग गए, क्योंकि नींव मजबूत बनानी थी और पूरा एरिया लेवल में करना था। खूब मिट्टी लगी, बोल्डर लगे। उसके बाद उन्होंने आगे घर बचे हुए पैसे में दीवारें खड़ी कर दी कुछ, बाकी पैसा चाहिए था, पैसा कहाँ से लाए समझ में नहीं आ रहा था। इतने में आरती जो उनकी पत्नी थी, वो कुछ महिलाओं के कॉन्टैक्ट में थी। उन्होंने कहा कि कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ पैसा देती हैं। तो फिर उन्होंने चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, भारत फाइनेंस इंक्लूसिव लिमिटेड, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, आईआईएफएल समस्त फाइनेंस लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऐसे 5 फाइनेंस कंपनियों का वहाँ जो नेटवर्क था, उससे कुछ पैसा लेना शुरू कर दिया। उसने सर्वोदय फाइनेंस कंपनी से, माइक्रो फाइनेंस से 28,000 रुपए लिए, 14% ब्याज पे, जो 24 इंस्टॉलमेंट में जमा करने थे। फिर सर्वोदय से एग्री के नाम से फिर 50,000 रुपए लिए। वो 2700 रुपए इंस्टॉलमेंट से 24 इंस्टॉलमेंट में देने थे। आईआईएफएल ने 50 दिए एग्री वर्क के नाम से, जो 28.25% ब्याज पे थे। उत्कर्ष ने 30,000 रुपए दिए, 26% 80, 26.80%। और भारत ने भी ऊंची दर पे पैसे दिए, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाई। तो हमारे यहाँ आरबीआई का रूल है, पैसा वसूली के लिए आप सुबह 6 से शाम को 6 तक ही फ़ोन कर सकते हैं। आप धमका नहीं सकते, आप किसी के घर जाके बैठ नहीं सकते, आप किसी के रिश्तेदारों के यहाँ एसएमएस करके उनकी बुराई नहीं कर सकते। लेकिन आरबीआई के इस कानूनों को ध्वस्त करते हुए इन चिट फंड कंपनियों के लोगों ने या स्मॉल सेविंग या जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज के लोगों ने इन्हें रोज़ घर जाके बेइज्जत करना शुरू किया। इनको रिलेटिव को जो बाकी थे लोग उनको फ़ोन करना शुरू कर दिया। रात-बेरात फ़ोन करना, सुबह आके घर पे बैठना, घर का सामान उठाने का प्रयास करना, धमकाना। वो महिला जो गाँव में घर बनाने की स्ट्रगल में थी, प्रधानमंत्री योजना आवास योजना से उसका एक सपना पूरा होना था। वो सपना पूरा करने के चक्कर में वो स्ट्रगल करती रही, इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाते थे क्योंकि शहर में जो कमाते थे उसमें से जो आता था, उसमें से घर भी खाना खाना खाता था, सारा काम करने करते हुए इंस्टॉलमेंट देना था। ये 2 लाख रुपए का टोटल लोन सर पे ऐसा बैठ गया कि आरती को वसूली करने वालों की बेइज्जत जो ट्रीटमेंट था, वो इतनी बेइज्जती करते थे कि उसने एक दिन दिसंबर 14 को विष प्राशन करके आत्महत्या कर दी। उसके जो बाकी भाई हैं, उन्होंने भी फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेके वो भी घर बना रहे हैं।
कुल मिलाकर जब हमारे यहाँ कोई योजना घोषित होती है, उस योजना का क्रियान्वयन बराबर होता है और लाभार्थियों के लाभ पहुँचता है कि नहीं, ये देखना होता है। 1,20,000 रुपए देने से क्या उसका मकान बन गया है, ये किसी ने नहीं देखा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ज़ीरो-ज़ीरो में ये जो नेटवर्क है और ये दादागिरी है, इससे अशिक्षित, बेरोज़गार, गरीब इसके कुचक्र में आते हैं और फिर वो आत्महत्या करने या अपने गहने, अनपन भाव में अपनी खेती, जो कुछ उनके पास है, वो बेचकर उनके या उनके पास गिरवी रखकर इनसे निजात पाना ठीक समझते, क्योंकि कानून व्यवस्था शायद इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस बार 2024 में बीजेपी नया स्लोगन ला रही है शायद। मोदी जी सपने पूरे करते हैं, इसलिए मतदाता उन्हें चुनते हैं। ये स्लोगन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आरती की दृष्टि से ये देखा जाए तो मोदी जी अधूरे सपने देखते हैं और लोग उन्हें पूर्ण सत्ता उपभोगने के लिए चुन के देते हैं। ये होना चाहिए था। सपने पूरे कैसे हो ये कोई नहीं देखता। सपना दिखाते हैं, थोड़ा बहुत मदद करते हैं। इस आरती के आत्महत्या पे गंभीरता से विचार करना होगा। 143 करोड़ के देश में एक महिला की आत्महत्या हो सकता है बहुत ही छोटी बात लगे, लेकिन पूरे गांव के गांव माइक्रो फाइनेंस की चक्कर में हैं। पूर्वांचल के कई जिले इसका प्रकोप झेल रहे हैं। सरकार को या तो आरबीआई की गाइडलाइंस कड़ाई से पालन करनी होगी या इन तमाम जिलों में लोगों को शिक्षित करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है पूर्वांचल, गोरखपुर से सटा हुआ है कुशीनगर। ये एक कहानी है, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी। जो दर्शक है उन्हें फिर से बताऊं, कोई भी बैंक, कोई भी माइक्रो फाइनेंस, कोई भी चिट फंड कंपनी आपसे जबरदस्ती उगाही नहीं कर सकती, आप पे प्रेशर नहीं कर सकती, उनके लोग आपके घर में आके नहीं बैठ सकते, वो रात बेरात आपको फोन नहीं कर सकते, वो आपकी बदनामी करने के लिए आपके रिलेटिव्स को फोन नहीं कर सकते। एक कानून है, बशर्ते कानून लागू करने वाली पुलिस इन चिट फंड कंपनियों के दरबार में मुजरा नहीं करती होगी तो, लेकिन प्रयास करने में क्या हर्ज है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।